नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल के बिजनेस मॉडल के बारे में। शायद आपको पता होगा कि आईपीएल की विनर टीम यानी जो टीम इस आईपीएल सीजन को जीतेगी उसे इनाम में कितना पैसा मिलेगा। 20 करोड़ रुपए। शायद आपको ये अमाउंट बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन जो पैसा इन टीम्स को अलग अलग सोर्सेज से दिया जाता है उसके सामने ये सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस साल की सबसे लोएस्ट प्राइस टीम यानी राजस्थान रॉयल्स की कुल ब्रांड वैल्यू 2.5 बिलियन यानी 250 करोड़ रुपए है। और वहीं द मोस्ट एक्सपेंसिव टीम इन आईपीएल 2024 की लिस्ट में सीएसके टीम सबसे आगे है, जिसकी कुल ब्रांड वैल्यू 27 बिलियन यानी 2700 करोड़ रुपए है। तो अब आप लोग ही बताइए कि ये जो आईपीएल का विनिंग प्राइस 20 करोड़ है वो इन टीम्स के आगे क्या मायने रखता है। तो आइए अब बात करते हैं कि इंडिया में इस क्रिकेट लीग यानी आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई और इन टीम्स के पास इतना पैसा कहां और किन किन सोर्सेज से आता है। ये सभी जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एकदम जीरो से। हमारे देश में इस होम क्रिकेट लीग की शुरुआत होती है 2008 से एक साल पहले, यानी जब देश में पहली बार आईपीएल का पहला सीजन खेला गया था। सबसे पहले लोगों ने इस लीग को आईसीएल के नाम से जाना, जिसका नाम इंडियन क्रिकेट लीग था। ये आईसीएल उस वक्त इतना ज़्यादा स्पेशल इसलिए था क्योंकि इसे एक निजी कंपनी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस द्वारा शुरू किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वही कंपनी है जो जी टीवी, जी न्यूज़ जैसे चैनल्स को चलाती है और इसी कंपनी ने पहली बार देश में इस क्रिकेट लीग की शुरुआत की थी। वैसे आईसीएल का पूरा कंसेप्ट आईपीएल की तरह ही था, जिसमें अलग अलग राज्यों की टीमें होंगी और खिलाड़ियों को खरीदा जाएगा। ये टीम्स खिलाड़ियों को अपने अंडर खरीदेंगी और उसके बाद ये टीम्स आपस में खेलेंगी। लेकिन असली दिक्कत तो तब शुरू हुई जब इस क्रिकेट लीग से कोई भी बोर्ड, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे, कोई भी बोर्ड खुश नहीं था। और इसी वजह से ना तो हमारे क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने इसे मान्यता दी और ना ही इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने। इन बोर्ड्स ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस वक्त खिलाड़ियों का एक बड़ा नंबर इस क्रिकेट लीग में खेलने लगा था, जो इन दोनों बोर्ड्स को पसंद नहीं आया। और इसीलिए इस आईसीएल में अपने खिलाड़ियों को खेलने से रोकने के लिए बीसीसीआई ने अपने होम टूर्नामेंट्स के लिए अपने खिलाड़ियों की सैलरी बढ़ा दी। ऐसा इसलिए किया क्योंकि बीसीसीआई ऐसी कोई भी क्रिकेट लीग नहीं चाहता था जिस पर उसका कोई भी कंट्रोल ना हो। लेकिन फिर बाद में सितंबर 2007 में बीसीसीआई ने इंडिया की क्रिकेट लीग, इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की घोषणा की थी। उस वक्त बीसीसीआई के हेड थे ललित मोदी और ये पूरा टूर्नामेंट उन्हीं की देखरेख में किया जा रहा था। और आईपीएल का पहला सीजन अप्रैल 2008 में खेला गया था। उस समय आईसीएल में अपने खिलाड़ियों को खेलने से रोकने के लिए उसके कंपटीटर्स ने आईसीएल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया और इस लीग का आखिरी सीजन 2009 में ही खेला गया था। चलिए आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ। आप ये सोचते होंगे कि अब जो आईपीएल होते हैं वो सरकार के अंडर होते होंगे, लेकिन बीसीसीआई भी जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस की तरह एक प्राइवेट कंपनी है जिस पर सरकार का कोई भी डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं कि ये आईपीएल टीम्स हर साल इतना पैसा कैसे कमाती हैं। सबसे पहले इस रिपोर्ट को देखिए, जिसमें पिछले साल यानी 2023 में पूरे आईपीएल की कुल ब्रांड वैल्यू 10 अरब डॉलर के आंकड़े को पार करके 10.7 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। और 2022 में आईपीएल की कुल ब्रांड वैल्यू 8.4 बिलियन डॉलर्स थी, जो 2022 से 28% ज़्यादा है। जैसे इस ग्राफ को देखिए, जिसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा कि हर साल आईपीएल की ब्रांड वैल्यू कितनी रही है। आईपीएल टीम्स के लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स है स्पॉन्सरशिप्स। जैसे 2023 में आरसीबी ने कुल मिलाकर 247.4 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें से आरसीबी ने सिर्फ और सिर्फ स्पॉन्सरशिप से 83.1 करोड़ रुपए कमाए थे, जो उसके कुल रेवेन्यू का 30% था। शायद आपको वो समय याद होगा जब आईपीएल को डीएलएफ आईपीएल भी कहा जाता था। उसके बाद पेप्सी आईपीएल, फिर वीवो आईपीएल और आज टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? नहीं तो देखिए, आईपीएल के पहले 5 सीजन के लिए डीएलएफ टाइटल स्पॉन्सर था। ये सौदा उस वक्त इतिहास की सबसे बड़ी डील मानी जाती थी, जो 2008 से 2011 तक कुल मिलाकर 100 मिलियन डॉलर्स का था। लेकिन बाद में इसमें एक और साल ऐड कर दी गई, जिसकी वजह से इसका पूरा कलेक्शन 150 मिलियन डॉलर्स का हो गया था। यानी इसका मतलब ये हो गया कि डीएलएफ ने बीसीसीआई को 200 करोड़ रुपए चार्ज किए, यानी पर ईयर 40 करोड़ रुपए। और इस साल टाटा ने अगले 5 वर्षों के लिए आईपीएल को 2500 करोड़ रुपए का स्पॉन्सर किया है, जो पर ईयर 500 करोड़ रुपए है। ये इस लीग के इतिहास का सबसे बड़ा अमाउंट है।
टाइटल स्पॉन्सरशिप्स भी टीम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसका 50% BCCI को और 45% टीम्स के लिए जाता है और बाकी का बचा हुआ 5% टीम्स को उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया जाता है। ज़्यादातर स्पॉन्सरशिप से मैच के दौरान भी की जाती हैं, जैसे पावर प्ले जो 6 ओवर का होता है, पहले क्रेड द्वारा स्पॉन्सर था। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्रेड ने IPL को 3 वर्षों के लिए 120 करोड़ रुपए पे किए थे, जिसमें पहला सीजन 2020 को शुरू हुआ था। इसके अलावा सीएट टायर्स इसका स्पॉन्सर है, जो मैच के बीच में होने वाले टाइम आउट को स्पॉन्सर करता है। इसके अलावा एंजल वन जो इस साल इस लीग के लिए एसोसिएट पार्टनर है। अगर आप मैच के दौरान किसी भी खिलाड़ी की जर्सी को ध्यान से देखें तो आपको उसमें कई तरह तरह के लोगो बने दिखेंगे। ये लोगो टीम्स को स्पॉन्सरशिप करने वाली ब्रांड्स के हैं। इसके अलावा जिन ब्रांड्स को जर्सी पर जगह नहीं मिलती है, वो एड्स और सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए अपने आप को प्रमोट करवाती हैं। इन सब के अलावा सोनी IPL को ब्रॉडकास्ट करने वाला पहला चैनल था। इस कंपनी ने 2008 से लेकर 2017 तक यानी करीब 10 सालों के लिए IPL को 8200 करोड़ रुपए पे किए थे, जिसके बाद ये जगह स्टार इंडिया ने ले ली, जिसने IPL को 5 वर्षों के लिए यानी 2018 से 2022 तक 16,400 करोड़ रुपए पे किए थे और अब 2023 से 27 तक ये अधिकार स्टार इंडिया ने 23,575 करोड़ रुपए में फिर से ले लिया है। टेलीविज़न एकमात्र ऐसा सोर्स नहीं है जिसके ऊपर IPL को देखा जाता हो, बल्कि अब कई नए नए मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी खुल गए हैं। जैसे 2023 से 2027 तक OTT के राइट्स वायकॉम 18 को मिले हैं, जो जियो और सिनेमा दोनों का मालिक है। वायकॉम 18 ने अकेले OTT के राइट्स के लिए 20,500 करोड़ रुपए की बोली लगाई है, यानी 2023 से 2027 तक मीडिया राइट्स का कुल रेवेन्यू 44,075 करोड़ रुपए था, जिसमें टीवी राइट्स 23,575 करोड़ रुपए में बेचे गए और डिजिटल मीडिया राइट्स 20,500 करोड़ रुपए में। शायद आपको ना पता हो, लेकिन मीडिया राइट्स वो राइट्स होते हैं जो टीवी चैनल और स्ट्रीमिंग सर्विस, टेलीविज़न एंड OTT जैसे प्लेटफॉर्म्स पर IPL मैच दिखाने के लिए खरीदता है। इन सब के अलावा IPL के रेवेन्यू का एक और सोर्स भी है, टिकट्स। ऑन एवरेज एक IPL टिकट 400 रुपये से शुरू होती है और डिमांड और ट्रेंड्स के चलते ये 50,000 से भी ज़्यादा पहुंच जाती है। ये डाटा 2024 के बेसिस पर है। इन टिकट से होने वाले रेवेन्यू का करीब 80% होम टीम को जाता है, यानी उस टीम को जिसका मैच उसी शहर में हो रहा हो, और बाकी का 8 से 10% होम स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन BCCI और करीब 10 से 15% मैच के दिन होने वाले फूड और ड्रिंक सर्विसेज के लिए जाता है। और सबसे एंड में आता है IPL में इन्वेस्टमेंट्स। पिछले साल सऊदी अरब ने IPL में करीब $5 अरब का इन्वेस्टमेंट करने की बात कही थी। इसके अलावा इस लीग ने अमेरिकन इन्वेस्टर्स को भी बहुत अट्रैक्ट किया है। जैसे फाइनेंशियल टाइम्स के अकॉर्डिंग सिल्वर लेक पार्टनर्स, KKR एंड कंपनी और TPG कैपिटल्स जैसी अमेरिकन कंपनीज ने IPL में $3.2 बिलियन से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट किया है। IPL का पूरे वर्ल्ड लेवल पर इतना पॉपुलर होना क्रिकेट अथॉरिटीज़ में ही नहीं बल्कि भारत की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा योगदान है। जैसे साल 2019 में IPL ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है, जिसकी वजह से अकेले देश को करीब $68 मिलियन का रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है और इसकी मदद से देश का इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके हिसाब से ही चेंज हो गया है। जैसे क्रिकेट स्टेडियम्स, WPL यानी वुमेन प्रीमियर लीग, जिसकी वजह से पूरे देश में लड़कियों को भी स्पोर्ट के मामले में प्रोग्रेस मिली है। थैंक यू।